नमस्कार, मैं सरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। बरसात के मौसम में कैसे करें गाय भैंसों की उचित देखभाल। पपीता की बागवानी करके कमाएं अच्छी आय। प्रदेश के बहुत से किसान डेयरी व्यवसाय को अपनाकर अच्छा लाभ कमा रहे हैं और अभी बारिश का मौसम चल रहा है। इस मौसम में किसान भाइयों को गाय भैंसों की विशेष देखभाल करने की आवश्यकता होती है। तो किसान भाइयों, आपके पशुओं में किसी प्रकार की समस्या नहीं आए, इसके लिए आप किस प्रकार से बरसात के मौसम में गाय भैंसों की उचित देखभाल करें, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र बानसूर अलवर के पशु विशेषज्ञ डॉक्टर ए.के. वर्मा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो ये सीज़न चल रहा है, ये भी बरसात का मौसम चल रहा है और पशुपालन की दृष्टि से इस मौसम में किसान भाइयों को बहुत ही सावधानीपूर्वक कार्य करना चाहिए, क्योंकि इस मौसम में बहुत सारे जीवाणु और विषाणु परजीवी जिनकी बढ़वार करने के लिए ये मौसम अनुकूल होता है। इसकी वजह से पशुओं में बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं, जिसकी वजह से किसान भाइयों को नुकसान हो सकता है। किसानों की समृद्धि में पशुपालन का बहुत योगदान होता है। ऐसे में पशुओं की सही देखरेख होनी चाहिए, जिससे पशु स्वस्थ रहें और आपके मुनाफे में अधिक से अधिक इजाफा कर सके। सर्वप्रथम बारिश की सीज़न की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहली बात आती है कि जो भी पशुओं का रख रखाव है, जहाँ पर हम उनको बाड़े में रखते हैं, उसकी साफ़ सफाई होनी बहुत ही आवश्यक है। यदि वहाँ पर मूत्र इकट्ठा होगा तो इस आर्द्र मौसम में क्या होता है कि जीवाणु बढ़वार करेंगे और इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियाँ आपके पशुओं में फैल सकती हैं। दूसरा ध्यान देने योग्य बात ये होती है, जो भी जगह है वहाँ पर बरसात का पानी किसी भी तरह से उस बाड़े के अंदर नहीं जाए, ताकि वहाँ पर हमेशा सूखा बना रहे। और उसके बाद में साथ साथ ये भी ध्यान देने की आवश्यकता होती है कि पशु के बाड़े के आसपास की जो जगह है वहाँ पर कोई खड्डे नहीं होने चाहिए या किसी भी तरह का पानी नहीं भरना चाहिए। यदि ऐसा होगा तो वहाँ पर मच्छर उत्पन्न होंगे या बहुत सारी मक्खियाँ उत्पन्न होंगी, जो पशुओं में बीमारियों को फैलाने में अपना अहम रोल अदा करती हैं। तो इसलिए यदि कोई ऐसी जगह है जहाँ पर खड्डा है, उसको हम मिट्टी डालकर बराबर कर दें, ताकि वहाँ पर बारिश का पानी ना भरे। कोई भी मौसम हो, हर मौसम कोई ना कोई समस्या लेकर ही आता है। ऐसे में मौसम के अनुसार सही देखरेख करके पशुओं में आने वाली समस्याएं और बीमारियों को काफी हद तक दूर किया जा सकता है। इसके साथ साथ में कुछ बीमारियां आती हैं जो हमें ध्यान देना है कि हमारे पशुओं में वो बीमारियां नहीं आए। जैसे बारिश की सीज़न जब स्टार्ट होती है, उसमें एक तो लंगड़िया बुखार है और गला घोटू की बीमारी है, एक ट्रिपेनोसोमा उसको बोलते हैं और गांव की भाषा में किसान भाई इसको सर्रा बीमारी भी कहते हैं। ये गाय और भैंस और इसमें ऊंट में ज़्यादातर पाई जाती है। तो ये मुख्य बीमारियां। लंगड़िया बुखार और गलघोटू पशुओं की गंभीर बीमारियां हैं, जिससे बचाव का बेहतर तरीका टीकाकरण ही है। जहां तक सर्रा बीमारी की बात करें तो ये बरसात में काटने वाली डांसी मक्खी से फैलता है। इसके बचाव के लिए भी टीकाकरण करवाएं। साथ ही साथ एक और विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है जो इस सीज़न में समस्या पैदा करती है। जैसे ही मौसम में नमी होती है और आर्द्रता बढ़ती है, उस कंडीशन में जो पशुओं का बाँट है या दाना जो खिलाते हैं, उस आहार को ज़्यादा समय तक नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे मौसम में उसमें एक समस्या पैदा होती है। एक फंगस होता है, कवक होता है, जिसका नाम एफ्लोटॉक्सिन होता है। उसकी वजह से पशुओं में बीमारियाँ पैदा हो सकती हैं। इसलिए बारिश की सीज़न में पशुओं के लिए जो दाना तैयार करते हैं या मार्केट से लेके आते हैं, वो सिर्फ एक हफ्ते का ही लाएं और जल्दी जल्दी आप लाते रहें, ताकि वो इकट्ठा नहीं होगा। तो इसकी वजह से उसमें फंगस नहीं पैदा होगा। तो पाचन से संबंधित जो समस्याएं या इसकी वजह से जो दिक्कतें आती हैं, वो हमारे पशुओं में नहीं आएंगी और वो पशु स्वस्थ रहेगा। साथ में एक चीज़ और ध्यान देने की आवश्यकता होती है कि इस सीज़न में जो पशुओं के अंदर के अंतः परजीवी हैं, उनको भी बढ़वार करने का अच्छा मौका मिलता है। तो ऐसी कंडीशन में बेहतर तो ये होता है कि बारिश की सीज़न स्टार्ट होने से पहले
यदि जून के लास्ट सप्ताह में सभी पशुओं को डिवर्मिंग करवा दी जाए, कीड़े मारने की दवाई खिला दी जाए, तो भी ये बहुत सारी समस्याओं से हमारे पशुओं को बचाता है। उनका पाचन तंत्र भी अच्छी तरह से चलता है। साथ ही साथ उनके जो उनकी चमड़ी होती है उसके ऊपर भी बहुत तरह की समस्याएं आ सकती हैं। तो उसके लिए आइवरमेक्टिन नाम की एक दवाई आती है और इसका इंजेक्शन भी बारिश की सीज़न से पहले लगवा देना चाहिए, ताकि हमारे पशु बारिश की सीज़न में इन सारी समस्याओं से सुरक्षित रहें। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। फलों में बात करें पपीता की, तो इसकी बाजार मांग अधिक होने के साथ साथ अधिक मूल्य भी मिलता है, जिससे इसकी खेती की ओर अपने प्रदेश के किसानों का रुझान बढ़ा है। इसी लाभ को देखते हुए जो किसान भाई पपीता की बागवानी करना चाहते हैं, वो कौन कौन से पहलुओं को ध्यान में रखकर इसकी खेती करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं बागवानी विशेषज्ञ डॉक्टर महेश धाकड़। सबसे पहले ट्रांसप्लांटिंग आप जो पपीता का पौधा करेंगे उसके लिए सबसे पहले आपको भूमि का चयन करना होगा। जहाँ पे बारिश के मौसम में पानी का जमाव होता है वो पपीता को लगाने के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं होता है। उसके लिए थोड़ा सा ऊपर वाली भूमि का इस्तेमाल करें जहाँ पे पानी ना जमता हो। पपीता वाकई इस कुदरत की अनोखी देन है। पपीता कई औषधियों गुणों से भरपूर होता है, साथ ही सेहत के लिए भी बहुत लाभदायक होता है। पपीते की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये बहुत कम समय में फल दे देता है। इसकी उन्नतशील प्रजातियां जैसे कि पूसा डेलिसस, पूसा मैजिस्ट्री, पूसा जायंट, पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा या म्यूटेंट डुफार्व, CO1, CO2, CO3, CO4, कुर्ग हनी, रेड लेडी 786, वाशिंगटन, कोयम्बटूर, कुंगहर्नी ड्यू, पूसा डेलिसियस इत्यादि उन्नतशील प्रजातियां हैं। उसके बाद में फील्ड चुनाव आप कर लेते हैं, उसका अच्छी तरह से जुताई कर लीजिए, जितना भी खरपतवार है उसके आसपास से निकाल दीजिए। और आपको लगभग सभी वैरायटी के लिए कोई भी किस्म इस्तेमाल कर रहे हैं, आप 2 मीटर की दूरी पे उसका 2 फीट का गड्ढा आपको खोदना है। 2 मीटर पंक्तियों के बीच की दूरी भी होगी और 2 मीटर आपकी पौधे से पौधे के बीच की दूरी भी होगी। और जो आपका जो गड्ढे का साइज होगा वो 2 फीट लंबा, चौड़ा और गहरा आपको खोदना है। इसी के साथ में जो आप गड्ढा खोद रहे हैं उसके अंदर क्या क्या सामग्री मिलाना है, गोबर खाद या केंचुआ खाद लगभग 5 से 8 किलो तक आपको प्रति गड्ढा उसमें मिलाना होगा। जहाँ पे एसिडिटी की समस्या है, अम्लीय मिट्टी है, वहाँ पे आप चूने का इस्तेमाल कीजिए। 400 से 500 ग्राम जो एग्रीकल्चर लाइम आता है प्रति गड्ढा 400 से 500 ग्राम आपको इस्तेमाल करना है। DAP 250 ग्राम। और इसके साथ में अगर आपके पास नीम या करंज की खली उपलब्ध है आपको उसका इस्तेमाल करना है। कई जगह हमने देखा है कि दीमक की समस्या प्राय हमारे क्षेत्र में रहती है। क्लोरोपाइरीफॉस डस्ट अगर आपको मिल रही है तो 50 ग्राम प्रति गड्ढा के हिसाब से, अगर आपको ये दवाई नहीं मिल पा रही तो क्लोरोपाइरीफॉस जो दीमक के लिए लिक्विड आता है उसका भी इस्तेमाल करके ड्रेंच कर सकते हैं। उसके बाद में जब पपीता का पौधा आप लगाएंगे तो उसको आप संध्या के समय, शाम के समय आपको पपीता का पौधा लगाना होगा, ताकि वो आसानी से रात के ठंडे मौसम में उसका पौधा जम जाए, उसका जड़ पकड़ ले। उसके बाद आपको थोड़ा सा सावधान ये रखना है कि आपको आहिस्ता से उसके तने के पास में कुछ मिट्टी को चढ़ा देना है, ताकि तने का संपर्क सीधे से आपके पानी से ना हो सके। इसी के साथ में आपको जब नया पौधा लगा रहे हैं तो लगभग आपको शुरुआत में लगभग 1 या 2 दिन छोड़ के आपको उसका पानी पिलाना होगा, ताकि वो अपना जो ग्रोथ है, बढ़वार है, वो अच्छी तरह से पकड़ ले और उसका जड़ ज़मीन में अच्छी तरह से पकड़ बना के वो फैलने लगे। और जो आपने सामग्री गड्ढे के अंदर डाली है वो सब सामग्री उसको उपलब्ध रहेगी। 1 से 2 महीने के बाद आपको फिर उसमें वापस से अपना खाद का इस्तेमाल थोड़ा थोड़ा करके शुरू करना है। लोकल पपीता लगा रहे हैं तो लगभग 3 से 4 महीने के बाद प्रति गड्ढा जो आपने 3 से 4 पौधे लगाए हैं उसमें से आप नर और मादा का अधिक मात्रा में जो नर फूल वाले पौधे हैं उसको निकाल दीजिए, मादा पौधे को आप लोकल के रहने दीजिए। और अगर आप हाइब्रिड लगा रहे हैं तो उसमें सभी आपके मादा पौधे ही रहेंगे, जिसमें सभी में आपका फल लगेगा। और एक और जो मुख्य समस्या हमारे पपीता के अंदर आती है वो वायरस की समस्या है। उसके बचाव के लिए कॉन्फिडोर 1 ml दवाई प्रति 3 लीटर पानी में आपको लगभग 1 से 1.5 महीने के अंतराल में स्प्रे करते रहना होगा। अगर कहीं पे वायरस ग्रसित पौधा आपके फील्ड में आ गया है, जिससे कि आप उसको पहचान पाएंगे, उसकी पत्तियां मुरझाई हुई पीली पड़ जाती है, गुच्छा बन जाता है, वैसे पौधे को आप वहाँ से हटा देंगे ताकि वो बाकी पौधों में वायरस ना फैलाए। इस प्रकार आप कॉन्फिडोर का इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको वायरस की समस्या वैसे आपके फील्ड में नहीं आएगी। तो इस प्रकार मोटा मोटा देखा जाए तो 8 महीने से 9 महीने के बाद से आप फल तोड़ना शुरू कर सकते हैं।
विशेष रूप से सावधानी ये रखना है कि फलों के अच्छे गुणवत्ता के लिए, अच्छे बढ़वार के लिए, फलों की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए आप बोरोन, जो कि मार्केट में सोलिबोर के नाम से मिलता है, उसका छिड़काव आपको निरंतर लगभग 2 महीने के अंतराल में करते रहना है। और ये आपका जो मात्रा रहेगी 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से। और इसी के साथ में कोशिश कीजिए कि आपके आसपास जो पपीता लगा है उसके साथ में आप लतादार सब्जी, टमाटर, बैंगन, उसका खेती आसपास ना करें, क्योंकि उसी से वो वायरस आपके पपीता के पौधे तक पहुंचता है। तो अगर आप उसको थोड़ा दूरी पे लगाएंगे और साथ में कॉन्फिडोर का इस्तेमाल करेंगे तो आपका पपीता बहुत ही स्वस्थ रहेगा और बहुत ही अच्छा उत्पादन दे पाएगा। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग कोटा द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर आगामी 4 दिनों में बारिश की संभावना है। अगले 4 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान 27 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 88 से 92% और न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 72 से 80% के बीच रहने की संभावना है। अगले 4 दिनों के दौरान 8 से 23 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। अगले 4 दिनों के दौरान आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि कोरोना के खतरे को ध्यान में रखते हुए किसानों को मास्क पहनने की सलाह दी जाती है और हाथ को उचित अंतराल पर साबुन से धोना चाहिए और खेत में काम करते समय सामाजिक दूरी बनाए रखें। धान की रोपाई के बाद 4 से 5 सेंटीमीटर 15 दिनों के लिए खड़ा पानी रखें। इसके लिए समय समय पर सिंचाई की जाती है। प्रति एकड़ नीले हरे शैवाल के 1 पैकेट का प्रयोग करें उन खेतों में जहां पानी खड़ा रहता है, ताकि मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाई जा सके। सोयाबीन की खड़ी फसल में खरपतवारों के नियंत्रण के लिए शाकनाशी इमिज़ाथॉपर 75 ग्राम प्रति हेक्टेयर संकीर्ण और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के लिए क्विजेलोफाप एथिल 50 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। मूंग की फसल में बुआई के 25 से 30 दिनों के बाद खरपतवारों के नियंत्रण के लिए 1000 ग्राम एसीफ्लोरोफेन 24C शाकनाशी को 500 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। घरेलू पशुओं को बारिश के सीधे संपर्क में आने से बचाएं। उनके शेड में पानी जमा न होने दें। उनके कूड़े को सूखा रखने की कोशिश करें। पशुओं के टीकाकरण के लिए नाक बहने और बुखार होने पर पशु चिकित्सक से परामर्श लें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव मांगरोल, जिला चित्तौड़गढ़ के सुरेश कुमार ने। आपने मक्का की अच्छी पैदावार के लिए फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्यों के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। हाल ही में कई किसानों ने इस साल मक्का लगाया है, जो खरीफ सीजन में मक्का की फसल है वो लगाई है। तो किसान भाइयों को मैं कहूँगा कि मक्का एक ऐसी फसल है जो साल में कभी भी लगाई जा सकती है, लेकिन जितनी इसको लगाने की आज़ादी है उतनी ही इसमें कई सारी चुनौतियां हैं। मैं कहूँगा ये काफ़ी सेंसिटिव है, जैसे स्ट्रेस के प्रति काफ़ी सेंसिटिव है। यदि मक्का में स्ट्रेस आ गया, ज़्यादा सूख गई तो भी नुकसान हो सकता है, एवं मक्का में पानी ज़्यादा भरा रह गया है या ज़्यादा पानी खड़ा रह गया कई दिनों तक तो भी मक्का है वो ख़राब हो सकती है। इसीलिए किसान भाई विशेषकर ध्यान रखें। मक्के की फसल में सिंचाई जल की एक अहम भूमिका रहती है और अधिक बारिश होने पर उतना ही जरूरी हो जाता है उचित जल निकास करना। और यदि बरसात नहीं हो रही हो तो मक्का की क्रांतिक अवस्थाओं पर आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहना चाहिए। ऐसा करने पर मक्का की खेती से पैदावार अधिक मिलती है। अब बात करते हैं पोषक तत्व प्रबंधन की। तो अगर हमारे किसान भाई पोषक तत्वों का प्रयोग सही समय पर संतुलित मात्रा में करते हैं तो उनकी फसल की बढ़वार अच्छी होती है। तो किसान भाई अपनी मक्के की फसल में कब और कितनी मात्रा में करें उर्वरकों का प्रयोग, आइए जानते हैं।
मक्का में एक्चुअली देखा गया है या कोई भी फसल हो उसमें ज़्यादातर किसान है वो जब यूरिया लगाते हैं वो ब्लाइंडली लगाते हैं, वो कोई उससे किसी से नाप के नहीं लगाते हैं कितना फसल को यूरिया की ज़रूरत है। लेकिन हाल ही में अभी है वो एक हमारे पास नया एक इंस्ट्रूमेंट है, एक सेंसर, ऑप्टिकल सेंसर है, उसके आधार पर फसल के ऊपर उसको रन करते हैं ताकि फसल उसकी जो ग्रीननेस होती है उसमें कलर होता है उसके बेसिस पर ये हमको पता चल जाता है कि फसल को कितने यूरिया की ज़रूरत होती है। उसके हिसाब से हम उसमें रीडिंग लेके, हमारे पास ऐप है, उसकी रीडिंग उसमें डाल के हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारी फसल को एग्जैक्ट कितने यूरिया की ज़रूरत है। तो किसान भाई जो अंधाधुंध जो यूरिया करता था उससे किसान भाई को निजात मिलता है और इससे जो फसल है वो अच्छी बढ़वार भी करती है एवं किसी प्रकार का नुकसान भी नहीं होता है, किसान की जेब पर भी कम खर्च होता है। मक्के की फसल में कई तरह के हानिकारक कीटों का प्रकोप होता है। मक्के की फसल को काफी नुकसान पहुंचता है इससे। किसान भाई अगर समय से इन कीटों को पहचान कर नियंत्रण कर लेते हैं तो इस कीट से होने वाले नुकसान से वो बच सकते हैं। मक्का में देखा गया है कि पिछले कई सालों से, मैं कहूँ 2018 के बाद में एक नया कीट है फॉल आर्मी वर्म, जिसको हम सैनिक कीट भी कहते हैं। तो किसान भाई इस कीट को पहचानने के लिए ध्यान रखें कि किसान भाई जब भी खेत में जाए तो ये कीट को देखने के लिए आप देखें कि पौधे की मक्का की पत्तियां हैं उसके ऊपर धब्बे होते हैं, सफ़ेद कलर की जो धारियां होती है उसको देखकर किसान भाई पहचान सकता है कि मक्के कि उसमें फॉल आर्मी वर्म आ गया है। दूसरी पहचान का तरीका है कि जो लीफ की जो होती है इनकी पत्तियां मक्के की, वहाँ पर खुरच के ये खाता है तो वहाँ पर कटे पटे छिद्र होते हैं, गोलाकार आकार में नहीं खाता है। ये फसल को जो खाता है वो कई सारे छिद्र में बना देता है, पत्ती को पूरा खा जाता है। कीट की पहचान करने के लिए किसान भाई देख सकते हैं कि जहाँ पर ये कीट खा रखा है या जो पौधा इसका डैमेज है उसके अंदर जो इसकी गोब होती है उसके अंदर किसान भाई इसको देख सकते हैं निकाल के, ये कीट उनको मिलेगा। कीट को निकालने के बाद में किसान भाई देख सकते हैं कि इसके चेहरा जो होता है इस पर उल्टा वी में या कहूँ जो वाई शेप होता है वो दिखाई देगा। यदि शुरुआती दौर पर यदि किसान भाई को पहचानना हो तो किसान भाई इनके सिर को देखेंगे तो ये सिर ब्लैक कलर का होता है एवं पीछे का जो इसका पूरा जो पार्ट होता है, पोर्शन होता है, वो हल्के भूरे और ग्रीन रंग का होता है। लेकिन जब भी ये मैच्योर होने लगता है, ये अवस्था में जाने लगता है मैच्योरिटी में, तब किसान भाई इसको पहचानने के लिए देख सकते हैं कि इसके सिर पर है वो वाई आकार का सिंबल होता है एवं इसके सिर पर धारियाँ होती है, वो 3 धारियाँ होती है। इसके जो इसकी बॉडी होती है पूरी, उस पर 3 धारियाँ होती है एवं इसका पीछे का जो पोर्शन होता है, जो एब्डोमेन जो पार्ट होता है, वहाँ पर 4 है वो स्पॉट मिलेंगे आपको, वो समांतर रेखा में है, वो 4 इसके धब्बे दिखाई देंगे। तो किसान भाई इनको देखकर पहचान सकता है कि ये फॉल आर्मी वर्म का अटैक है और इसका अटैक इतना भयंकर होता है कि ये टिड्डी जो देखी है उसकी तरह फसल को खाकर नुकसान पहुंचाता है एवं इसका जो नुकसान है वो पूरा 100% पूरी फसल को बर्बाद भी कर सकता है, मतलब किसान 0 उपज तक भी जा सकता है। तो किसान भाई इसके नियंत्रण के लिए ध्यान रखिए। शुरुआती तौर पर ही किसान भाई 1 एकड़ में जो है वो 15 है फेरोमोन ट्रैप लगाए ताकि जो ये नर मोत है उसको इससे मार सके, आगे की इसकी साइकिल है वो तोड़ सके। एवं साथ ही साथ में यदि डैमेज कम है तो किसान भाई है वो 3 ml पर लीटर के हिसाब से नीम ऑयल है जो मिल मार्केट में मिलता है। यदि नीम ऑयल नहीं हो तो किसान भाई जो नीम की जो निम्बोली है उनको कूट के उनको पीस कर उसका जो है घोल बना के स्प्रे कर सकते हैं। दूसरा मैं कहूँ यदि ज़्यादा डैमेज है तो किसान भाई को केमिकल का स्प्रे करना चाहिए। थाइमिथॉक्सोन प्लस जो लेमडा है उसका भी 0.4 ml है प्रति लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे करें। यदि किसान भाई ये इसका अटैक यदि बाद में दोबारा से दिखता है तो ये 10 से 15 दिन बाद में फिर से इसका स्प्रे कर सकते हैं। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल इतना हमारे पास है नहीं, तो केमिकल कंट्रोल से इसको हम नियंत्रण कर सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadataraajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान